नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में। जैसा कि हम हिंदी की जो टेस्ट श्रृंखला है, मुख्य रूप से जो हरियाणा के अंदर CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, उसकी तैयारी में हम जुटे हुए हैं और सभी मित्र पढ़ने वाले हैं वो इन तैयारी को सुचारू रूप से कर रहे हैं और इन्हीं तैयारी को अच्छे ढंग से यानी अब तक हम 90 प्रश्न कर चुके हैं और इन 90 प्रश्नों के माध्यम से आप ये मान के चले कि इन चारों ऑप्शनों की व्याख्या के साथ हमने चर्चा की है और इसी ऑप्शनों को ध्यान में रखते हुए और परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ऑप्शन को उसी प्रकार से सजाया गया है जिस प्रकार से परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न तो हम एक लेके आए हैं, हर प्रत्येक क्लास में 10 प्रश्नों की श्रृंखला होती है। 10 प्रश्नों की श्रृंखला होती है, लेकिन ये मान के चलो उसमें से आप 30 से 40 प्रश्न कर लेते हो, यानी उसमें आप 30 से 40 प्रश्न कर लेते हो, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शनों की हम चर्चा करते हैं और पूरी व्याख्या के साथ समझाया गया है। और कुछ जो ज़्यादा डीप होता है या गहराई में जाके कुछ समझाना होता है, उसको नेक्स्ट स्लाइड पे हमने आपको PPT एक PDF तैयार करके दी है और यही आपको एक लिखना ना पड़े। ये प्रश्न आपको अगर एज इट इज़ ये प्रश्न आप सारे के सारे रिपीट करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं ये व्याख्या की हुई और लिखे हुए नोट्स हैं उसमें डाल देता हूँ, वहाँ जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और ये जितने 10 प्रश्न हैं, प्रत्येक वीडियो कंप्लीट होने के बाद में और वीडियो और ये जो हमारी PDF है, ये PDF लिखी हुई जो ये लिख रहे हैं, ये पूरी की पूरी PDF आपको एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, पेपर आपका कभी भी हो लेकिन अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आप जारी रखें, तभी आपके लिए पूरे के पूरे नंबर बन पाएंगे। 10 प्रश्न देखना, 20-25 मिनट देखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। एक बार ना समझ में आए दूसरी बार देखें, रिपीट करें। जो प्रश्न आपका रह जाता है या इससे हटकर कोई इनसे मिलता जुलता प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, तो उसको अगली वीडियो में जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो आज का प्रश्न शुरुआत करते हैं। ये वर्ण किन किन वर्णों के योग से बना है, यानी जो जय वर्ण है वो किन किन वर्णों के योग से बना है। और जैसे ऑप्शन नंबर 1 ज, य, क, श, ज, य, ज, य। तो आप हमें बताएं कि दो किन वर्णों के योग से बना है। तो इसमें पहला और चौथा ऑप्शन तो एक जैसा दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक जैसे दे दिए हैं, टाइपिंग मिस्टेक। चलो आपके पास ऑप्शन तो 3 ही रह गए, अब तीनों में से आप बता सकते हैं ये है, ये है या ये है। तो अधिकांशतः मित्र कुछ ये दे रहे होंगे कि 3 नंबर है ये, तो मैं उनको बता दूं कि 3 नहीं है। क्यों नहीं है अभी चर्चा करेंगे हम। कईयों को लग रहा है कि 3 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं है और ये दूसरा भी नहीं हो सकता। क और श के योग थे तो योग से श बनता है। क्या बनता है? श का निर्माण होता है, लेकिन इसका ऑप्शन है ए है। चाहे आप इसको हटा दीजिए, आप यहाँ से इसको भी हटा दीजिए, हलंत को हटा दीजिए दोनों के। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं से शब्द दे दिया ज, और इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो इसका बनता है विच्छेद j प्लस ये प्लस ए। ऐसे भी इसको लिख सकते हो आप, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, j प्लस ये भी सही होता। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात देखिए ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, लेकिन यहाँ सब हमें क्या दे रखा है, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए हमें हलंत दे रखा है। इसने क्या दे रखा है? हलंत दे रखा है। अगर इस हलंत को हम यहाँ से लगा देते हैं, अगर ये वर्ण है हमारा और इसको हम हलंत कर देते हैं इसमें, यानी इसमें अपने आप में हलंत का मतलब होता है कि इस जो ए था वो गायब हो गया।
तो यहाँ पे भी हलंत लग जाएगा, इसमें ए नहीं है, तो इसीलिए ये वर्ण है। आप इस विशेष वर्ण को विशेष तौर पे देखें, क्योंकि जो ये ज्ञ वर्ण है, जो जय वर्ण कहते हैं या ज्ञ वर्ण कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं इसको, इसमें हलंत ना दिया हो तो इसका मतलब तो क्या होता है, इसमें स्वर है, और इसमें हलंत दिया हो तो इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, यानी सिर्फ 2 वर्ण है। और हलंत नहीं दे रखा तो इसमें कितने वर्ण हैं, 3 वर्ण है। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका भी आप थोड़ा सा गौर करें। ऐसे ही प्रश्न आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं। पवित्र शब्द दिया हमें, पवित्र शब्द है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यानी जो पवित्र शब्द है, इस पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या अयादि संधि है? पवित्र का संधि विच्छेद मैं आपको करके दिखा देता हूं। पहले पो धन इत्र क्या होता है? पो धन इत्र होता है। यानी यहाँ पे पो लगा हुआ है, यहाँ पे इत्र लगा हुआ है, और पो धन इत्र होता है। और इसमें हमने निकाला ओ, क्या निकाल लिया? ओ। और आगे क्या है? ई। यानी ए आ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए हो जाता है। अगर ए आई ओ औ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है? ए के स्थान पर हो जाता है अय। क्या हो जाता है? अय। और आई के स्थान पर क्या हो जाता है? आई के स्थान पर हो जाता है आय। क्या हो जाता है? आय। इसी प्रकार से ओ के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ के स्थान पर हो जाता है अव। क्या हो जाता है? अव। और औ के स्थान पर क्या हो जाता है? औ के स्थान पर हो जाता है आव। क्या हो जाता है? आव। तो हमें क्या दिया हुआ है? ओ दिया हुआ है। ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पै में ए जुड़ गया, और वह के ऊपर ई की मात्रा लग गई है, और क्या बन गया? पवित्र। शब्द हमारा क्या बन गया? पवित्र। इसी प्रकार से इसमें संधि कौन सी हुई है? इसमें संधि हुई अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। इस संधि का नाम है अयादि। अयादि नाम क्यों रखा गया है? किस प्रकार से आप याद रख सकते हो बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए? किस प्रकार से आप याद रख सकते हो? तो इसके लिए आप जो प्लेलिस्ट के अंदर संधि की विशेष तौर पे पूरी ट्रिक के साथ जो वीडियो लगाई हुई हैं, उन वीडियो को आप देखें और उनको अच्छी प्रकार से समझें, फिर आपको अच्छी प्रकार संधि समझ में आएगी। संधि में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये मेरा वादा है आपसे। चाय, शब्द क्या दिया है? चाय। किस भाषा का शब्द है? जो तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर ऐसे कुछ शब्द होते हैं। कभी हमें तत्सम पूछ लेता है, कभी हमें तद्भव पूछ लेता है, कभी हमें देशज पूछ लेता है, कभी विदेशी शब्द पूछ लेता है, और कभी तद्भव पूछ लेता है। तो आज हमसे इसने पूछा है किस भाषा का शब्द है? ये चीनी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, या भारतीय भाषा का शब्द है? तो आप बताइए। तो चाय शब्द, चाय भारतीय बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन पीते हैं ज़्यादा, लेकिन शब्द कौन सी भाषा का है? ये शब्द है चीनी भाषा का। कौन सी भाषा का है? चीनी भाषा का। अंग्रेजी में चाय को क्या कहते हैं? टी। क्या कहते हैं? टी, चाय। और ये टी शब्द है, ये भी कौन सी भाषा का है? ये भी चीनी भाषा का है, यानी ये चीन से आई हुई भाषा है, उसका शब्द है चाय। अगर आपसे अंग्रेजी में पूछ ले कभी, यही बात अंग्रेजी का पेपर दे रहे हैं, अगर आपसे पूछ ले अंग्रेजी में टी कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप यही कहेंगे चीनी भाषा का है, यानी चाइनीज भाषा है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, जो नीचे लिखी हुई है, इनमें से आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। क्या बताना है? जातिवाचक, यानी जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? गंदा है अमीर, प्रतापी या ईमान, या बच्चा, या फिर लोभी, या बंधु, या कुमार। इनमें से जो सभी दोनों शब्द हो और जातिवाचक संज्ञा हो, तो आपको बता देता हूँ कि मैं, जैसे गंदा शब्द है और अमीर शब्द है, ये दोनों कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। ये भाववाचक हैं। और प्रतापी की बात करें या
ईमान की बात करें, ये भी प्रतापी तो एक क्या है, प्रतापी है एक विशेषण। क्या है प्रतापी? प्रतापी क्या है? प्रतापी है विशेषण, प्रतापी विशेषण है। और ईमान क्या है? ये भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। और बच्चा, बच्चा जातिवाचक है, बच्चा जातिवाचक है, लेकिन लोभी क्या है? लोभी एक भाववाचक है। लोभी क्या है? भाववाचक है। बच्चा एक जातिवाचक है, लेकिन बंधु, बंधु और कुमार ये हमारा ऑप्शन होता है। बंधु और कुमार के अंदर ये हमारा ऑप्शन है। इसमें बंधु और कुमार में जातिवाचक संज्ञा है। अगर बंधु का हम भाववाचक बनाएंगे, अगर इसका हम भाववाचक बनाएंगे, भाव, अगर भाववाचक बनाएंगे तो भाववाचक में बंधु का बनेगा बंधु, बंधु तब, इसका बंधु तब बनेगा। और कुमार का बनेगा कोमार्य। क्या बनेगा? कोमार्य। कुमार का बनेगा कोमार्य। भाववाचक संज्ञा का ये प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार से आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। ये शब्द हमें कुछ युगम देकर भी पूछ लेते हैं। तो अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं अविकारी शब्द। अब हमें बताना है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है। यानी कुछ अविकारी शब्द दिए हुए हैं, या अविकारी शब्द कौन से होते हैं? क्या संज्ञा अविकारी होते हैं, या सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वो अविकारी होते हैं, या विशेषण के शब्द हैं वो अविकारी होते हैं, या अव्यय के शब्द हैं वो अविकारी होते हैं? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करवाते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा में आप किसी एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए, जैसे राम। राम एक व्यक्ति है, क्या ये विकारी है या अविकारी है? राम, या फिर कोई वस्तु का नाम ले लीजिए, किसी भाव का नाम ले लीजिए, क्या इनमें परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इनमें जो परिवर्तन है वो हो सकता है। सर्वनाम है, इन सर्वनाम में भी परिवर्तन हो सकता है। विशेषण है और विशेषण में भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वो होते हैं अव्यय। तो आज का हमारा उत्तर क्या है? अव्यय। क्या है? अव्यय। ये अविकारी शब्द होते हैं, इन्हें निपात भी कहते हैं। तो कुछ ऐसे निपात, कुछ अव्यय होते हैं जिनमें अब, जैसे देख लीजिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं अब का लिंग बदल के दिखाओ, नहीं बदल सकते। मैंने कहा अब जैसे यहाँ पे संज्ञा घोड़ा है, घोड़ा अगर शब्द है तो उसका लिंग बदलो तो घोड़ी कर सकते हैं। वह, वे, सब, तो ये सर्वनाम के प्रयोग। विशेषण की बात करें, अच्छा, अगर अच्छा लड़का तो अच्छा विशेषण है। लेकिन अच्छा में अगर अच्छी भी हो सकती है ना, अच्छी लड़की, तो विशेषण का भी परिवर्तन हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ आपसे अब का प्रयोग करके दिखाइए, बदल के दिखाइए, लिंग, वचन, काल, क्रिया, किसी में भी इसका परिवर्तन नहीं होगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा? अब का अविकारी शब्द। यानी अव्यय, जितने भी अव्यय होते हैं वो सारे के सारे अविकारी होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ अविकारी किसे कहते हैं और विकारी कौन से होते हैं। जो कुछ शब्द हैं जैसे विकारी, विकारी कौन कौन से होते हैं? विकारी वे होते हैं जिनमें परिवर्तन करना संभव हो। क्या हो? जिनमें परिवर्तन करना संभव हो या परिवर्तन हो सकता हो। संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है, सर्वनाम में परिवर्तन हो सकता है, विशेषण में भी परिवर्तन हो सकता है, क्रिया में परिवर्तन हो सकता है, लिंग, वचन, काल या कारक, इनमें सब में परिवर्तन होता है। तो ये सब होते हैं विकारी शब्द। यानी कहने का भाव ये है कि लिंग, वचन, काल या क्रिया के कारण जो परिवर्तन हो सकता है, इनको बदला जा सकता है, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपको एग्जाम्पल दे दिया। और अविकारी शब्द होते हैं क्रिया विशेषण। जितने भी क्रिया विशेषण शब्द हैं वो सारे अविकारी हैं। संबंध बोधक जितने भी शब्द हैं वो सारे अविकारी है। समुच्चय बोधक शब्द हैं वो सारे अविकारी है। विस्मयादि बोधक और निपात हैं वो सारे के सारे यानी अविकारी शब्द आते हैं। अगर आपसे पूछ ले अविकारी शब्द या अविकारी नहीं है या वे अविकारी है, तो आप इनमें से देख के बता सकते हो कि जो संज्ञा होगा वो विकारी होगा।
जो सर्वनाम होगा वो विकारी होगा। क्रिया, विशेषण, काल, कारक, ये सब सारे के सारे विकारी हैं। और अगर आपसे इनमें कुछ शब्द दिए और ये क्रिया विशेषण दे दिया हो, संबंधबोधक दे दिया हो, समुच्चय बोधक दे दिया हो, विस्मयादि बोधक दे दिया हो, या फिर निपात दे दिया हो, ये सारे के सारे अविकारी होते हैं। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, यानी इसमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। यानी इसमें से 3 अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है। शुद्ध आपको बताना है, जैसे अध्यावसाय, ये शब्द दे रखा है अध्यावसाय। अध्यावसाय शब्द होता है अशुद्ध। अंतरात्मा बहुत बार बोलते हैं सभी, ये कहते हैं अंतरात्मा, ये होता है अशुद्ध। अंधेरा, ये भी अशुद्ध होता है। इसमें अंधेरा ये होता है चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है और यही शुद्ध होता है। इसी प्रकार से इसमें कुछ शब्द है, जिस प्रकार से देख लीजिए आप कि अध्यावसाय का अगर शुद्ध शब्द लिखेंगे हम तो अध्यावसाय का होता है आ की मात्रा नहीं आती इसमें, ये यण संधि के कारण हुआ है। इसमें होता है अध्यय व साय। क्या होगा? अध्यवसाय, अधि प्लस अवसाय क्या होता है? अधि प्लस अवसाय होता है। इसी प्रकार से आप ये देख लीजिए, अंतरात्मा नहीं होता, इसमें होता है अंतरात्मा। क्या होता है? अंतरात्मा। अंतरात्मा नहीं होता, अंतरात्मा, ये नहीं, रै का प्रयोग नहीं किया जाएगा इसमें। अंत आत्मा यानी अंतरात्मा होता है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें होता है अंत प्लस में आत्मा। यहाँ जो विसर्ग है इसके स्थान पर ये रै आ जाएगा और रै के अंदर आ की मात्रा लग जाएगी, यानी 2 रै नहीं आएंगे। अंधेरा ये शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, भूगोल शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। यानी भूगोल शब्द दिया हुआ है, इसमें इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द क्या बनेगा? इक प्रत्यय मैंने आपको पहले भी, इससे पहले वाली वीडियो में, कई वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। इक प्रत्यय जहाँ जिस शब्द के अंत में लगेगा तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें आदि वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? आदि वृद्धि। आदि वृद्धि हो जाती है। और आदि वृद्धि इसमें देखो, क्या भू में आदि वृद्धि हुई है? भू का भू पड़ा है इसमें, ये नहीं हो सकता। क्या भू इसमें वृद्धि हुई है? इसमें तो लघु हुआ है, दीर्घ से लघु हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। क्या इसमें हुआ है? बिल्कुल, इसमें वृद्धि आदि वर्ण में होगी, यानी ऊ है तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये होगा। जैसे अगर ई है, एक नई स्लाइड पे बता देता हूँ आपको मैं, ए दे रखा हो या आ दे रखा हो तो उसमें इक प्रत्यय लगने से आदि वृद्धि क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ई दे रखा हो, बड़ी ई दे रखा हो और ए दे रखा हो तो क्या हो जाएगा? आदि वृद्धि लगने से आई हो जाएगा। ऊ दे रखा हो, बड़ा ऊ दे रखा हो या फिर ओ दे रखा हो तो उसमें क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ये होता है आदि वृद्धि का नियम। और इसमें अगर री दे रखा हो तो उसमें अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ये आपका नियम ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता, लेकिन आपको ये ज़्यादातर मिलेंगे 3। अभी अभी हमारे सामने आया था कि ऊ दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? बड़ा ऊ दिया हुआ था और इसी बड़े ऊ के कारण प्लस में इक प्रत्यय लगा। क्या लगा? इक प्रत्यय था और इक प्रत्यय के कारण ये औ हो गया। देख लीजिए आप एक बार फिर से, जैसे ऊ था और ऊ में क्या हुआ? औ हो गया, तो यह क्या बन गया? हमारा भौगोलिक शब्द बन गया। क्या बन गया? भौगोलिक। इसी प्रकार से आप एक शब्द और देख लीजिए, जिस प्रकार से जैसे एक शब्द होता है इतिहास, ये भी एक सब्जेक्ट का शब्द नाम है और इसमें इक प्रत्यय जोड़ देते हैं हम। क्या जोड़ देते हैं? इक प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा ऐतिहासिक। क्या बन जाता है? ऐतिहासिक। ये शब्द बनता है ऐतिहासिक। इसी प्रकार से एक और देख लीजिए, जैसे उद्योग शब्द दिया हुआ है और इसमें इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऊ को क्या हो जाता है? आदि वृद्धि। आदि वृद्धि हो तो क्या होगा? औद्योगिक। क्या शब्द बन गया? औद्योगिक। तो ये कुछ शब्द थे और आप देख लीजिए इसमें, जैसे एक कुछ शब्द भी दिए हुए हैं, जैसे शरीर प्लस में इक प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया?
अ था और यहाँ क्या हो गया, आ हो गया। यहाँ ई थी और इक से आई हो गया, नैतिक। परिवार था, इक प्रत्यय जोड़ने से पारिवारिक हो गया। ये शुद्ध शब्द यहाँ आपको देखो इतने शब्द दिए हुए हैं, ये मान के चलो आपकी एक शब्द आपको एक प्रश्न तैयार करके दे रहा है, क्योंकि ये शब्द शुद्धि में आपसे पूछ लेगा तो आप तुरंत इनको ठीक करके आएंगे। जैसे धर्म प्लस इक दिया हुआ है तो धार्मिक हो गया। देखिए धार्मिक नहीं होता, जैसे परिवार पारिवारिक नहीं होता, पारिवारिक होता है। जैसे दिन में इक प्रत्यय तो दैनिक, दैनिक कैसे बनाए तो आप तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हैं, दिन प्लस इक दैनिक। तो इसी प्रकार से कुछ शब्द हैं, इनको आप अच्छी प्रकार से पढ़ें और देखें। जैसे दांत का पर्यायवाची होगा, दसन होगा, नखन होगा, उत्स होगा या तस्कर होगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि दांत का पर्यायवाची, दांत का पर्यायवाची क्या होता है। दांत का पर्यायवाची होता है दसन। क्या होता है, दांत का पर्यायवाची होता है दसन। नखन का पर्यायवाची क्या होता है, नखन का पर्यायवाची होता है तोता। क्या होता है, तोता, तोते को नखन कहते हैं। और उत्स की बात करें तो इसमें होता है झरना। क्या होता है, झरना। जो स्त्रोता भी कह देते हैं उसको झरना, ये झरना होता है। और तस्कर की बात करें तो ये होता है चोर। क्या होता है, चोर। और लेकिन दसन की बात करें तो ये होता है दांत। और इसी प्रकार से आप देख लीजिए कुछ पर्यायवाची, जैसे दंत के पर्यायवाची, दंत दांत का भी पर्यायवाची है क्योंकि ये तत्सम शब्द है। द्विज भी कहते हैं दांत को, दसन भी कहते हैं, रद भी कहते हैं और रदन भी कहते हैं। इसी प्रकार से तोते के देख लीजिए आप, तोता। शुक कहते हैं, कीर भी कहते हैं, वक्रतुंड। वक्र का मतलब होता है टेढ़ी और तुंड का मतलब होता है चोंच। जैसे वक्रतुंड यानी टेढ़ी चोंच वाला, ये आपको श्लोक भी मिलता है संस्कृत के अंदर। गणेश जी के लिए जो हर विवाह शादी का आप कार्ड देखते हैं उस पर भी लिखा होता है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। तो इसी प्रकार से ये वक्रतुंड महाकाय यानी महाकाय चोंच, यानी टेढ़ी चोंच, तोते के समान टेढ़ी चोंच, यानी इसी प्रकार से गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है वक्रतुंड। लेकिन वक्रतुंड का कई पर्यायवाची ये समझ लेते हैं, अगर इससे पूछे हिंदी पूछ ले तो वो सोचते हैं वक्रतुंड का होता है हाथी की सूंड। बहुत बार ऐसा मिला है, ऐसे बच्चे कहते हैं वक्रतुंड का। लेकिन आज आपको ये पता चल गया, नया शब्द सीखने को मिला है आपको। यानी वक्रतुंड, वक्र का मतलब होता है टेढ़ी और तुंड का मतलब होता है चोंच, यानी टेढ़ी चोंच वाला। तोते की चोंच देखना आप कभी जूम करके कैसी होती है, टेढ़ी होती है। शुआ भी तोते को बोलते हैं, तारक भी तोते को बोलते हैं और तारिका भी तोते को बोलते हैं, मादा तोते को बोलते हैं। जैसे झरना, झरना शब्द दिया हुआ है, झरने को प्रपात भी कहते हैं, निर्झर भी कहते हैं, उत्स अभी जो पीछे आया था उस उत्स, और सत्रोता भी कहते हैं। चोर का क्या होता है, धनक होता है। रजनीचर, रजनी मतलब रात, और चर जो रात को विचरण करने वाला। रजनीचर का अर्थ क्या हुआ, जो रात को विचरण करने वाला। मुश्क होता है, मुख्य रूप से मुश्क में ए प्रत्यय लगा तो मोश्क शब्द बन गया, ये भी चोर को कहा जाता है। इसी प्रकार से इति और इति, इति और इति यानी कुछ शब्द जो है इति और इति, सही युग्म शब्द बताइए। इति का मतलब क्या होता है, समाप्ति, ये सही है, ये क्या है, सही है। और इति का मतलब है विपत्ति, ये दोनों इसमें मैच कर रहे हैं, इन दोनों का अर्थ है, ये युग्म शब्द है। आपके बहुत बार परीक्षा में आजकल इसका एक पूरा टसन सा बन गया है, एक पूरा का पूरा, कि एग्ज़ाम पैटर्न जब भी तैयार करता है, कोई हिंदी का पेपर बनाता है तो ये युग्म शब्द ज़रूर पूछ लेता है। इसमें उनको दिक्कत नहीं आती क्योंकि एक प्रश्न है, 99 नंबर का एक प्रश्न है, 99 नंबर का एक प्रश्न है, क्योंकि आज हमारी टेस्ट श्रृंखला के 100 प्रश्न पूरे होने वाले हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है लेकिन इसने पूछ लिए 2 शब्द। कितने पूछ लिए, 2। यानी अगर आपको 8 प्रश्न दे रहा है परीक्षा में और ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे 4 भी पूछ लिए उसने, तो ये मान के चलो कि इससे आपने 4 प्रश्न और पूछ लिए, यानी 8 में से 4 और जोड़ दीजिए, आप 12 प्रश्न हो जाते हैं। कई बार मैं कहता हूँ ना आपको कि 10 प्रश्नों तक पूछ लेते हैं, कई कहते हैं जी 7 आते हैं, कई कहते हैं 8 ही आते हैं जी। तो आप ये भी तो मान के चले ना, ये प्रश्न बताओ डबल है कि नहीं है।
ऐसे पूछ लिया जाता है। और ये DSSB का बड़ा ही फेवरेट है युगम। DSSB का जो ये फेवरेट है DSSSB एग्ज़ाम लेता है, और इसमें कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें 20 नंबर की हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें ये युग्म शब्द ज़रूर से ज़रूर पूछता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सीखोगे, उतना ही ज़्यादा सीख पाओगे। नहीं तो आप ये प्रश्न गलत करके आओगे। कुछ ऐसे शब्द इति और इति, अब यहाँ तो कई बात ये ले छोटी और बड़ी में क्या फ़र्क है, इति लिखना है ऐसा नहीं होता, लेकिन इसका एक मात्रा, एक छोटा और बड़ा लिखने से इसकी जो प्रकृति है शब्द की वो बदल जाती है। कीड़े और विपत्ति, विपत्ति सही है लेकिन कीड़े नहीं है। समाप्ति सही है लेकिन आरंभ गलत है, ये भी गलत है। अंत क्या है, सही है, लेकिन व्याधि ये भी गलत है। तो इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को अच्छे प्रकार से करते रहें। देखो वीडियो में आपका थोड़ा सा रुझान कई बार बच्चे देख लेते हैं और क्या पता लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और आपके लिए PDF तैयार करना, इन प्रश्नों को लेके आना, इन टेस्ट सीरीज़ को बनाना, फिर इसको अपलोड करना बहुत टाइम लगता है। तो इस टाइम की आप कदर करें, कदर करोगे तो आपके लिए लेके आते रहेंगे। लेकिन हमने वादा किया था आपसे भी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेके आएंगे। तो आज हम इस 100 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं और ये 100 प्रश्न कहीं न कहीं 4 या 3 ऑप्शन की बात करें हम तो 300 से लेकर 400 प्रश्नों तक की हम चर्चा कर चुके हैं। यानी अगर आपके 300 प्रश्न तैयार हो रहे हैं इन टेस्ट सीरीज़ के मध्य, देखो आया और 10 मिनट में मैं आपको 50 प्रश्न करवा के चला जाऊंगा, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है। तो वो उत्तर आप अपनी गाइड के अंदर, किताब के अंदर कहीं भी देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। बताने की क्या ज़रूरत है, फिर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ और आपको उत्तर बताऊँ। बोले गुदड़ी का लाल है निर्धन परिवार में जन्मा बच्चा। ये मैंने प्रश्न उत्तर बताया और निकल गया यहाँ से, भाई ये उत्तर है इसका। तो इसका उत्तर आप ये मेरे बताने से थोड़े ही पता चले, आप ये इसको कहीं किताब में भी तो पढ़ सकते थे, कहीं गाइड में पढ़ सकते थे। उसके पीछे दिए होते हैं आंसर की, उसमें आंसर की दी होती है अभी 100 नंबर का 3। लेकिन ये बताने के पीछे ये होता है कि कुछ प्रश्नों को कुछ जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको डाउटफुल लग रहे हैं। जैसे पहले प्रश्न की बात कर लीजिए आप, जय और जय वाला ये प्रश्न आप आ जाता परीक्षा में तो गलती करते हैं। लेकिन इसको ध्यान से देखना, ये हलंत था, हो छोटा सा हलंत दिया हुआ था, ये हमें दिखाई नहीं दिया। बाद में ये होता है रट्टा मार लेते हैं, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। तो इसी प्रकार से ये आपके प्रश्न टेस्ट श्रृंखला हम तैयार कर रहे हैं और इस टेस्ट श्रृंखला को तैयार करने और इन 300 से 400 प्रश्न, यानी एक प्रश्न में 3-4 प्रश्नों की चर्चा कर देना, यही तो एक समझाने के लिए पूरा वीडियो तैयार लेके आते हैं। और मैं सामने आके भी करवा सकता हूँ और करवाऊँगा धीरे, जो थ्योरी की बात आएगी वो सामने आके करवाऊँगा, आपको बोर्ड पे करवाऊँगा। लेकिन यहाँ आपको क्या है कि फ़ायदा है एक कि आप मेरी आवाज़ को अच्छे प्रकार से सुन रहे हैं और देख तो रहे हैं, आपके सामने मोबाइल है और अच्छी प्रकार से सुन भी रहे हैं मेरी आवाज़ को। तो इसके पीछे यही कारण होता है कि सुना, आपने ध्यान से सुन रहे हैं, मैं दिख नहीं रहा, ध्यान से सुन रहे हैं। पता नहीं सर क्या बोलेंगे, कहाँ पेन चलेगा। अब इस चीज़ से आपको पूरा का पूरा फोकस है जो आपका इस पर्सन पे या इस डिस्प्ले पे रहता है और इस पे आवाज़ पे रहता है। तो ये आपको कहीं न कहीं मतलब जो नेगेटिव नहीं लेके चलना, इसको आप पॉजिटिव लेके चलें कि कहीं न कहीं आपको ये ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो को कोई बढ़ाए उसके लिए मेहनत ज़रूर लगती है और उस मेहनत का आप थोड़ा सा तो फल दें। तो धन्यवाद और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।